नमस्कार। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पहला एक सवाल का जवाब मैं दे दूं। बहुत सारे लोग जब मैं पाकिस्तान के बारे में पोस्ट करता हूं तो वो पलट के मुझको ये बोलते हैं कि अरे भैया यहाँ पे भी बहुत सारे गरीब हैं, ऐसा है वैसा है, जाने दो पाकिस्तान, उनकी बात क्या करना, ये है वो है। उनको बेसिक समझ नहीं है कि पाकिस्तान कोई एक देश नहीं है। पाकिस्तान एक माइंडसेट है, एक सोच है। ठीक है, पाकिस्तान को लेकर के एक बहुत बड़ा तबका भारत के अंदर वो है जो ये आज भी मानता है कि हमने पाकिस्तान अपनी ताकत से इन लोगों को हरा के बनाया है। ठीक है, तो वो आपकी हार का प्रतीक के रूप में वो एक उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान की इसलिए जब आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच से लेकर के कुछ भी होता है, अक्सर खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की जीत पे किसी खास क्षेत्र में वर्ग विशेष के लोगों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, आदि आदि। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से कनेक्ट करके देखते हैं। इसलिए पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसको बार बार डिस्कस करना, रिपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे उस किस्म के जो तत्व हैं उनका मोरल डाउन करता है। और वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अलगाववादी सोच के लोग हैं। उनका मोरल डाउन नहीं होगा, वो कभी अपने आप को भारत की मेन स्ट्रीम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे जुड़ेंगे नहीं। वो अपने आप को दबंग टाइप का मान करके आपके ऊपर हरदम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, देश को तोड़ने के प्रयास करते रहेंगे। इसलिए जो है, आपने देखा भी होगा अभी पाकिस्तान की जब से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तब से टेलीविज़न पे बहुत सारे ये जो प्रवक्ता होते थे इस वर्ग के, वो काफ़ी शांत से हो गए हैं, गायब से हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग विषयों पे बोलबाल नहीं रहे हैं। अब वो कुछ हैं भी तो वो कुछ ऐसे ही ट्विटर हैंडल्स बना करके और ट्विटर पे छोटे छोटे मामलों को उठाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, इसका आपको एक सबूत और भी मिलेगा कि अभी हाल में मैंने शायद कवर भी किया था, फेसबुक पे लिखा भी था कि वक्फ बोर्ड को लेकर के भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एक्चुअली उन्होंने 2 कदम बड़े उठाए हैं। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उठाया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने करीब मेरे ख्याल से 180-800 ऐसे कुछ लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। सीबीआई ने दर्ज कर ली है एफआईआर और जांच शुरू कर दी है। इसमें बैंक के अधिकारियों से लेकर के और अलग अलग जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं इनके संचालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ का जो छात्रवृत्ति घोटाला है, जिसमें काल्पनिक छात्र बना करके उनके कागजात जमा करके सरकार के पास और उनके नाम पे करोड़ों की छात्रवृत्ति सरकार से ली गई। और जांच में ये पाया गया कि ऐसे कोई छात्र हैं ही नहीं। कई जगहों पे तो ऐसे मदरसे भी नहीं थे जो कागज़ पे चल रहे थे और उनकी छात्रवृत्ति करोड़ों रुपए में वसूली जा रही थी। और इसमें कई राज्य सरकारें धड़ल्ले से ये छात्रवृत्तियाँ जारी भी करती जा रही थीं। और इसमें बैंकों के कई अधिकारियों की भी संलिप्तता है, जो कि बिना किसी जांच या वेरिफिकेशन के इनके खातों में वो पैसे ट्रांसफ़र भी करते जा रहे थे। ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और ये पूरे भारत के अंदर ये जांच चल रही है और हर राज्य में तकरीबन कई सारे मदरसे इसके निशाने पे आ गए हैं इस जांच के। लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि किसी ने इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बयानबाजी या कुछ ऐसा करने की कोशिश की नहीं है, जबकि इससे पहले अगर ऐसा कुछ होता था सरकार की तरफ से तो खुल करके सरकार को धमकी देने से लेकर के और धरना प्रदर्शन, हंगामा सब होने लगता था। लेकिन अभी बिल्कुल शांति है। दूसरा, अगर आप देखें तो सरकार ने ही दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को, असल में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के ठीक पहले जो आचार संहिता लगनी थी उसके एक दिन पहले दिल्ली की प्राइम एरियाज़ में 123 प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए में होगी, वो प्रॉपर्टीज़ 123 उठा करके अचानक वक्फ बोर्ड को दे दी, जबकि सरकार के पास ऐसा कोई पावर है नहीं कि वो किसी धार्मिक संस्थान को कोई सरकारी संपत्ति दे डाले। दूसरा, वो इसलिए भी गैरकानूनी था क्योंकि ब्रिटिश टाइम में 1920 के आसपास ये सारी दिल्ली की प्रॉपर्टीज़, जब अंग्रेज़ों ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की कलकत्ता से, तो उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की थी और एक्वायर करने के बाद उसका कंपनसेशन वगैरह दे के उसका लीगल म्यूटेशन वगैरह सब, नामांतरण वगैरह सरकार के नाम पे करवा दिया। तो जब 1920 में कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है
कोई प्रॉपर्टी सरकार के नाम पे आ गई है तो वापस उसको पूर्व मालिकों के नाम पर किसी को पलटा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला है। कि ये तो वही बात हो गई कि सरकार ने किसी किसान से ज़मीन खरीदी है हाईवे बनाने के नाम पे, और फिर अचानक सरकार बोले कि मुआवजा सब दे देने के बाद 50 साल के बाद कोई आकर के ये बोले कि ये सारी ज़मीनें किसानों को वापस कर देते हैं। तो ये इन्होंने एक दिन पहले, आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले, मनमोहन सरकार ने ये 123 प्रॉपर्टीज़ दिल्ली की, और ये बड़ी क्रिटिकल लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दे दी थी। सरकार ने उठा करके एक नोटिफिकेशन जारी करके, और वो जो इनको ट्रांसफ़र किया गया था वो सारी प्रॉपर्टीज़ रद्द कर दी, और उनका वापस ये बोल दिया कि हम इसका सर्वे करके और इनको हम टेक ओवर कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को नोटिस भेज दिया गया। इसमें दिल्ली की जो अपना जो लोकसभा है, लोकसभा के ठीक सामने एक जामा मस्जिद है, वो वाली जामा मस्जिद नहीं जो फेमस है पुरानी दिल्ली में, ये पार्लियामेंट के सामने भी एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद के भी एक्विजिशन का नोटिस चिपका दिया गया है उनके दरवाजे पे, क्योंकि बार बार उनको नोटिस दिया गया कि आप लोग आइए, सर्वे में हिस्सा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, इस प्रॉपर्टी को हैंडओवर करिए गवर्नमेंट को वापस। तो कोई आया ही नहीं वहाँ से, उस जामा मस्जिद के मैनेजमेंट से या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आया नहीं, तो उसको वापस टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब इतनी बड़ी अगर दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड से वापस ले ली सरकार ने एक झटके में, उसके विरोध में भी कोई खड़ा नहीं हुआ है अभी। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि इनका एक मॉरल डाउन हो चुका है। पाकिस्तान अब ख़त्म सी स्थिति में है, तो इनको ये पता है कि हम उसके दम पे यहाँ पे कोई ब्लैकमेल या कोई धमकीबाजी अब नहीं कर सकते, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है इसके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे से अपने आप को अप टू डेट रखिए, खुल के उसके बारे में आप बात भी करते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चीज़ सामने रहेगी लोगों के, उतना ज़्यादा इनका जो एक देश को तोड़ने वाला एक विचार है वो कमज़ोर होता जाएगा। ये एक कारण है कि मैं बार बार इसको पुटअप करता हूँ कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या है। अब आते हैं तो उनकी हालत आप समझ लीजिए कि बद से बदतर, मजाक से मस्करी, और मस्करी से तो अब मतलब कॉमेडी शो में आ गई है। आज की खबर ये है कि तालिबान सरकार ने अफ़गानिस्तान की अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए ये कहा है कि आप पाकिस्तान जाने से परहेज करें, बचें, पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, वहाँ के हालात ख़राब हैं। अब आप कल्पना करें अफ़गानिस्तान जैसा देश जहाँ 50 साल से गृह युद्ध चल रहा है, जिस देश में तालिबान की सरकार है, जिसको कि आधी से ज़्यादा दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, जिसको कि आज तक दुनिया के किसी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है जिस सरकार को, वो आज पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अपने लोगों को कि पाकिस्तान खतरनाक स्थिति में है, वहां जाने से बचें। उससे भी बड़ी कॉमेडी की स्थिति ये है कि पाकिस्तान का करेंसी जो है 320 के क्रॉस जा चुका है फॉर $1, और वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 81 अफगानी के आसपास $1 मिल जाता है। आप तो मतलब आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान के 4 सवा 4 मतलब अफगानिस्तान के एक अफगानी के बदले में आपको 4 साढ़े 4 रुपए पाकिस्तानी मिल जाता। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत है, और डॉलर अफगानिस्तान का स्टेबल है, पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात है, और अभी तो ये गिरना शुरू हुआ है। मतलब अभी ये 3 दिनों में समझ लीजिए कि 300 पार किया है, और उसके बाद लगातार 303 से 4 रुपए रोज गिर रहा है। तो अगर ये चलता रहा तो 1 महीने के बाद इनकी हालत क्या होगी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी। मतलब एक दूसरे को ये मार काट करके खाने वाली स्थिति में आ जाएंगे, वो वाली हालत होने वाली। अगर ये 400-500 रुपए के आसपास पहुंच गया पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले, इनके लिए बहुत ही बुरी एक स्थिति बन जाएगी, अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो बहुत नेगेटिव पोजीशन में पाकिस्तान दिन पर दिन जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे आज भी राजनीति चल रही है, एक केयरटेकर सरकार बन गई है। वहाँ से नवाज़ शरीफ और ये जरदारी, ये नवाज़ शरीफ लंदन जा चुके हैं, जरदारी दुबई जा चुके हैं। आज हालत ये है वहाँ पे कि लंदन जाने की जो फ़्लाइट्स हैं उसमें 10-10 लाख रुपए की टिकटें हैं, और उसके बाद भी टिकट्स अवेलेबल नहीं। इस तेज़ी से जिनके पास भी रुपया पैसा है समेट करके लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। 5 से 8 लाख लोगों का तो ऑफिशियली ये लोग मान रहे हैं कि ये लोग देश छोड़ के जा चुके। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर वीज़ा लेकर के, कोई टूरिस्ट वीज़ा या कुछ लेकर के जो गए हैं। जिनके पास पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं था, जो चोरी चुपके निकल के भाग गए हैं पाकिस्तान से, उसकी तो गिनती ही नहीं। भयंकर तेज़ी से वहाँ पे पलायन चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आटे दाल से लेकर के हर चीज़ की किल्लत हुई पड़ी है।
इस समय बिजली का एक भयंकर वो माहौल बना हुआ है। और गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके वाला एरिया जो है, वहाँ हालत ये है कि लाखों लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, खुलेआम वो नारे लगा रहे हैं कि हमें सहूलियत नहीं दे रहे हैं तो हम कारगिल के दरवाजे तोड़ करके भारत की तरफ मिलने जा रहे हैं। ये पूरा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये शुरू हुआ है स्कर्दू नाम की जगह है, बॉर्डर के नज़दीक ही है। स्कर्दू से कारगिल की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। तो ये स्कर्दू में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। स्कर्दू एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेस भी है बहुत बड़ा, जिसमें कि उन्होंने चाइना की एयरफोर्स को भी वो किया हुआ है, जगह दी हुई है। चाइनीज़ एयरफोर्स के प्लेन भी वहाँ पे तैनात रहते हैं। तो स्कर्दू भारत के लिए भी बहुत सेंसिटिव एयरफोर्स बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का। उस सिटी में ये पूरा हंगामा चल रहा है, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस है। अब आप सोचिए, ये शायद अगले कुछ 2-3 दिनों के अंदर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है। ऐसी कुछ इनपुट्स मिल भी रहे हैं, क्योंकि इनको रोकने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आर्मी के पास अब हिम्मत या दम नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे। और पाकिस्तान आर्मी इस दिशा में कुछ सोचे भी ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एयरफोर्स के प्लेन्स से सीधे हज़ारों लाखों की भीड़ पे बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं अपने ही देश में। तो शायद ये वो ना कर पाएँ, इसलिए भी भारत ने 4 से 14 तारीख के बीच में उसी पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए एक बहुत बड़ी एयरफोर्स की एक्सरसाइज शुरू कर रखी है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज का मतलब है कि हमारे पूरे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह हाई अलर्ट पे 24 घंटे रहेंगे, और हमारे सारे के सारे फाइटर प्लेन्स और जो भी जेट्स वगैरह हैं वो उस एरिया में प्रैक्टिस और टेस्ट फ्लाइट्स करते रहेंगे, हवा में रहेंगे। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक वार्निंग भी है कि जैसे बांग्लादेश में एक मूवमेंट हुआ था, उस समय तो भारत को अपनी आर्मी उतारनी पड़ी थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि भारत ने ये तैयारी कर रखी है कि हम अपनी एयरफोर्स को हवा में इतना डोमिनेंट पोजीशन पे बना के रखेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी हिलने की भी हिम्मत ना करे अपनी जगह से। और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान अगर बॉर्डर तोड़ करके भारत से मर्ज होने का कोशिश करते हैं तो उनको रोकने की हिम्मत पाकिस्तान को ना हो। तो वो उस दिशा में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 90% कोशिश भारत सरकार की यही है कि बिना गोली फायर किए, बिना किसी लड़ाई लड़े पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लिया जाए। और हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर इस दिशा में ऑफिशियली भारत कोई घोषणा कर दे। और जो बाइडन भी एक्चुअली जिस दिन उनका मतलब टॉप लीडर्स की समिट है उससे 2 दिन पहले भारत आ रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स उनकी लाइंड अप हैं। बाइडन की कुछ मीटिंग्स जिनपिंग के साथ भी लाइंड अप थी बायलैटरल, और शायद उसको अवॉइड करने के लिए जिनपिंग ने आने से मना कर दिया है। और सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी अपनी विज़िट कैंसिल की है। और जहाँ तक उम्मीदें हैं वो विज़िट कैंसिलेशन के पीछे भी चाइना का एक प्रेशर होगा, साथ के साथ रशिया चाइना का प्रेशर होगा, क्योंकि अभी सऊदी अरबिया ब्रिक्स में शामिल हुआ है। और साथ के साथ मोहम्मद बिन सलमान के जो बाइडन के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं। तो हो सकता है कि इन सब कारणों को देखते हुए तो मोहम्मद बिन सलमान और चाइना के जिनपिंग, इन दोनों ने अपनी अपनी विज़िट्स कैंसिल की हैं। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, भारत के दोनों के साथ ऐसे नहीं है संबंध कि भारत के कारण ये विज़िट्स कैंसिल हुई हूँ। और वेस्टर्न मीडिया भी इसको बराबर कवर कर रहा है कि बाइडन की और जिनपिंग की मीटिंग के कारण ही जिनपिंग ने इंडिया का दौरा रद्द किया है। तो वो भी ये मान के चल रही, दुनिया मान के चल रही है कि जो बाइडन से जो डिफरेंसेस हैं या जो भी रीजंस हैं उसके कारण जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। तो भारत का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है मोहम्मद बिन सलमान की, तो वो भी 90% ऐसा लग रहा है कि चाइना और रशिया का उनके ऊपर दबाव होगा कि आप इंडिया जा कर के, मतलब G20 में जा कर के और इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें
हो सकता है इसलिए अवॉइड किया हो, और किया होगा तो उन्होंने इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिया होगा सभी देशों ने। तो है जियोपॉलिटिक्स इस समय अच्छी खासी टॉप स्पीड पे दौड़ रही है हर दिशा में, और इसको मॉनिटर करते रहेंगे और आपके साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जय श्री राम।